आज के लेक्चर में हम संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और कुछ बातें ऐसे भी बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साथ के साथ आप नोट कर लेना। मैं उनको बताऊंगा भी भाई कौन सी बातें आपको नोट करनी है। इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड करे थे उसमें थे कि भाई संविधान क्या है और संविधान की कुछ खास बातें हमने पहले भी डिस्कस करी थी। भाई संविधान को, हमारे संविधान को जो विशेष कैसे बनाती है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है ना, और सरकार की जो संरचना, ठीक है। तो संविधान क्या है बेसिकली, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। संविधान एक लिखित दस्तावेज है कानून का, जो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। मतलब ये बात याद रखना कि जो एक लिखित दस्तावेज है और वो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस संविधान के अंदर जो सरकार की जो संरचना है, उसकी पावर्स हैं, उसकी काम करने के तरीके हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, लेजिस्लेचर की बात करते हैं, गवर्नर की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो संविधान में इनका जो है जिक्र किया गया है। उनकी पावर्स के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में, अगर कोई काम ऐसा गलत करता है या मतलब कि संविधान के खिलाफ जाके काम करता है तो उस पर किस तरीके से जो कार्रवाई की जा सकती है, वो सारी की सारी जो बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसी को ही हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित दस्तावेज है जो देश का सर्वोच्च कानून है, सभी इसी के अंडर हैं, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे कोई कॉमन मैन है, कोई आम नागरिक है, ठीक है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो संविधान के आगे वो सारे के सारे वो बराबर हैं। तो इसकी खास बातें क्या है? सबसे पहले इसकी जो खास बात ये है कि ये विश्व का सबसे लंबा जो है और लिखा हुआ संविधान है। तो विश्व का, बिल्कुल सही बात है ये। इसमें जब स्टार्टिंग में जो हमारा संविधान जब बनाया गया था तो उसमें 395 तो इसमें अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये नोट कर लेना भाई ये लोग, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और संशोधनों के बाद आज लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इनके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, वही कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं और किस भाग में क्या क्या दिया गया, वो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा संविधान है विश्व का और सबसे जो है बड़ा लिखा हुआ संविधान है, ठीक है। और इतनी लंबाई का कारण भारत की विविधता है। भाई लंबा क्यों है? क्योंकि भारत में बहुत सारी जातियाँ, जो धर्म हैं, भाषाएं हैं, है ना, तो उसकी वजह से जो है संविधान को इतना जो है जो बड़ा बनाया गया है, ताकि हर एक जो जाति है या धर्म है या गरीब है या कोई बैकवर्ड है या जिसको विकास का मौका नहीं मिला है, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान इसमें जो है वो किए गए हैं, ताकि उनको सबको जो है विकास का एक रास्ता मिले उनको। ऐसा नहीं कि भाई अमीर आदमी जो है वो तरक्की करता चला जाए, गरीब आदमी को कोई मौका ना मिले, दूसरी जातियों को कोई मौका ना मिले। तो सबके लिए जो है इसमें व्यवस्था की है, इसलिए जो है ये सबसे बड़ा जो संविधान है। और दूसरा, विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान या उधार लिया है संविधान। तो इस संविधान में क्या है कि भाई ये जो संविधान जो बनाया गया है, तो जो संविधान सभा थी, खासकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, तो विश्व के बहुत सारे जो संविधान हैं उनका जो है अवलोकन किया गया है, उनको अध्ययन किया गया है और उनमें से जो अच्छी बातें थी वो जो है वो हमारे संविधान में उनका समावेश किया गया है। तो इसमें इसका भी एक अलग वीडियो बनता है कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई। जैसे ब्रिटेन से हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारा संसदीय जो प्रणाली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक जो पुनर्विलोकन है, पुनर्निरीक्षण जो है, ये जो हमने अमेरिका से लिया है। और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, कनाडा से संघीय ढांचा, मतलब इस तरीके के जो प्रावधान है ये हमने मतलब कि दूसरे देशों से लिए हैं। और बहुत सारा जो संविधान हमारा जो एक्ट है 1935 का, आज़ादी से पहले का, तो उसमें से भी बहुत सारी बातें ली गई हैं। और इसके साथ साथ जो भारत की, जो मैं पहले इसमें बताया था कि जो परिस्थितियाँ हैं, जो किस तरीके की बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, विविधताएँ हैं, तो उसके हिसाब से भी जो है इसमें बातों का जो है समावेश किया गया है। और अगला है कठोरता और लचीलेपन का जो है मिश्रण। भारतीय संविधान है तो पूर्ण रूप से कठोर है और ना ही पूर्ण रूप से लचीला है। कठोर मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि इसमें ज़्यादा जो है कि हम जल्दी इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और इसमें कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है,
जैसे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें संविधान में आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जैसे 2/3 बहुमत है या 50% जो है 50% का जो बहुमत है, और कुछ विशेष बहुमत 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और बहुमत, और कुछ में राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो आर्टिकल 368 है इसमें जो है संविधान का जो परिवर्तन, संविधान में कोई चेंजेस हमें करने हैं तो आर्टिकल 368 के माध्यम से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो कुछ में तो क्या है कि 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और बहुमत, ठीक है, और कुछ में राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और यह संविधान को स्थिरता और परिवर्तनशीलता का संतुलन प्रदान करता है। क्योंकि मतलब अगर जल्दी जल्दी हम परिवर्तन करेंगे, कोई बड़ी बड़ी बातें हैं उनमें हम जल्दी जल्दी परिवर्तन करेंगे, तो संविधान की जो आत्मा है, जो है उस संविधान का जो स्पिरिट है, जो संविधान जो चाह रहा है, तो उसमें जो है इस तरीके से परिवर्तन आएंगे तो उसका फिर जो एक तरीके से क्या होता है कि उसके जो मूल्य हैं, है ना, उसके जो मूल्य हैं या उसकी जो आत्मा है या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो विखंडित होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो तीसरी बात क्या रही, कठोरता और लचीले का मिश्रण। अगला है संघीय व्यवस्था लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति। संघीय व्यवस्था लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति, संघ, क्योंकि जो संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो संघीय ढांचे के बारे में बात करता है। तो भारत में संघीय ढांचा क्या, संघ मतलब राज्यों का संघ, ठीक है ना। तो इसमें संघीय ढांचे के भी गुण हैं इसमें, और साथ ही इसमें एकात्मक प्रवृत्ति है। मान लिया, क्योंकि ये सारा लिखित में है, संविधान में सब कुछ लिखित में दिया गया है, तो इसमें क्या है कि जैसे संघीय ढांचे की बात करते हैं, सारे के सारे राज्य आ जाते हैं, राज्यों के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है और फिर गवर्नर है, जैसे वो जो सेंट्रल लिस्ट है, जो स्टेट लिस्ट है या फिर कंकरेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट हैं ये, है ना, केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें क्या होता है कि केंद्र सूची में तो जो राज्य सरकार अपने कानून बनाती है, और राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपना कानून बनाती हैं उसमें, और जो समवर्ती सूची है वो दोनों मिलकर इसमें बनाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई राज्य ऐसा है जिसके अंदर वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नर अपनी रिकमेंडेशन देगा कि भाई ये जो राज्य है संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो वो आर्टिकल होता है 356। अब क्या है कि मैंने बताया कि भी जो राज्य सरकार है अपने हिसाब से काम करती हैं स्टेट लिस्ट के हिसाब से, लेकिन अगर वो संविधान को वायलेट करेंगी, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है ना, तो उसमें क्या होगा, गवर्नर जो है वो रिकमेंडेशन देगा 356 के तहत, उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और राष्ट्रपति शासन जैसे लग जाएगा उसमें, तो सारा का सारा जो प्रशासन का जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। तो ये होगी एकात्मक प्रवृत्ति। और संघीय प्रवृत्ति में क्या है कि राज्य सरकार अपना स्टेट लिस्ट के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार अपना अलग से काम कर रहा है, ठीक है ना। ये संघात्मक व्यवस्था है, इसको दोहरी व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आर्टिकल 352 है, अगर देश में गृह युद्ध हो जाए या कोई किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है, तो सरकार जो है 352 लगा सकती है, और सारा का सारा जो प्रशासन का नियंत्रण है राज्य सरकार का किसी एक का या फिर पूरे देश में जो है केंद्र सरकार जो है नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। तो इसी को संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, भाग 3 में दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे संविधान की एक तरीके से आत्मा, और आत्मा में क्या है कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 32 है। 32 में क्या है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें रक्षा की जाती है। आर्टिकल 32, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन हुआ है, तो उसमें जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे और उनकी रक्षा करें। अगला, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो भाग 4 में, ये क्या होता है कि ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, इस तरीके की जो इसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो मैटर इसमें दिया गया है, सरकार क्या करती है कि उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए सरकार अपनी सारी की सारी जो है पॉलिसी बनाएगी, चाहे नौकरी को लेकर के है, चाहे फिर रिजर्वेशन को लेकर के है, या फिर
गरीबी हटाने को लेकर की है, जो संविधान में दिया गया कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या करेंगी, इन नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखेंगी। जैसे आर्टिकल जो है वो 40 है, 40 के अंदर पंचायतों का जिक्र किया गया है। तो सरकार ने जैसे सरकार को लगा कि अब जो है लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा और इम्पावर किया जाए, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो आर्टिकल था वो क्या था, वो था 40, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये 73rd 74th लेकर 73rd पंचायती राज से रिलेटेड है, 74th जो है नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। तो उस सरकार ने पॉलिसी बनाई, उसको फिर संविधान में जो है अमेंडमेंट करके जो है उसको एम्पावर कर दिया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ देने का काम किया, पंचायतों को भी, नगर पालिका को भी, ताकि जो है लोग अपना काम लोकल लेवल पे अपना काम अपनी जिम्मेदारी के साथ करें, अपना जो लोकल विकास है अपने हिसाब से वो कर सकें। तो नीति निदेशक तत्व जो है उसको लेकर के जो कोई भी आदमी जो है कोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकता कि भाई कोई भी राज्य सरकार है, मान लिया कोई राज्य सरकार, कई सरकारें ऐसे हैं, जैसे उसमें जो साउथ में देखते हैं कई स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ की जो ज़मीन है ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और वहाँ गरीब भी ज़्यादा है, लेकिन अपने रिसोर्सेज के हिसाब से जो है राज्य सरकार अपना अच्छे से काम कर रही है। तो उसको लेकर के जो है कोई आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो जो है इन्फोर्स करे सरकार उसको लागू करे, क्योंकि सरकार जो राज्य सरकारें हैं वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से जो है वो पॉलिसी बनाएगी। तो इसमें जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो अगला है इसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो 11 हैं। लेकिन जो संविधान का जो 42वां संशोधन है 1976 उसके तहत इसमें जो है वो करीबन जो इसमें 10 ड्यूटीज़ थी, बाकी जो है जो 11वीं जो ड्यूटी है वो जो उसमें बाद में जो है ऐड कर दी गई थी। तो इसमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, जैसे भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण का जो है संरक्षण करना, विज्ञान की भावना विकसित करना, ये इस तरीके की जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये टोटल जो है वो 11 ड्यूटीज़ हैं। और जो सरदार सवर्ण सिंह की जो कमेटी थी उसके अध्यक्षता में जो है ये इन चीज़ों को इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 भाग 4 कै, ठीक है। और ये जो संविधान का जो 51A उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये दी गई हैं। और उसके बाद है एकल नागरिकता। अमेरिका और कनाडा जैसे संघीय देशों में 2 ही नागरिकता है, मतलब राज्य सरकार की अलग नागरिकता है और जो केंद्र के तहत है पूरे देश की वो एक अलग नागरिकता, मतलब 2 नागरिकता है। लेकिन हमारे देश में जो एक ही नागरिकता पाई जाती है वो सिर्फ भारत का नागरिक है, ठीक है। और आगे इसमें जो है 10वां जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, जैसे मैं बताऊं आपको कि जो सरकार के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर होती है जिसको हम विधान पालिका या संसद बोलते हैं, प्लस एग्जीक्यूटिव होती है जिसको हम मंत्री परिषद या कार्यपालिका बोलते हैं, प्लस होता है इसमें जुडिशरी, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है। इसमें चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है मॉन्टेस्क्यू की कि भाई कोई भी इसमें से एक अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहा है, लोगों की भावना के खिलाफ जा रहा है, तो जो दूसरे जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है वो अलर्ट मोड में आ जाएंगे और वो उसके ऊपर चेक लगा देंगे भाई आप ये काम गलत कर रहे हो। और जो स्वतंत्र जो न्यायपालिका की हम बात करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या है कि चीफ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान का रक्षक है। क्योंकि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट इसमें से जो संविधान के खिलाफ जाएगा तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ चेक लगा देगा कि भाई एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रही है या लेजिस्लेचर। ऐसा नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चेक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चेक है। सुप्रीम कोर्ट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई जज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है या संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो उसके लिए फिर ये लेजिस्लेचर है, उस जज को जो है इम्पीचमेंट के माध्यम से हम उसको मतलब कि उसको हटाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ही सुप्रीम हो गया, हर एक के ऊपर एक चेक है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है कि जो न्यायपालिका है वो जो है वो स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो नीचे जो लोकल कोर्ट है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देश के लोकतंत्र के विकास के लिए जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना ज़रूरी है। बाकायदा इसमें जो है संविधान में सारा इसका जो है डिटेल दी गई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में। फिर अगला है जुडिशियल रिव्यू। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालयों का अधिकार है कि वे किन्हीं भी कानून संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित
कि संवैधानिकता की जांच करे और यदि वे मौलिक अधिकार को उल्लंघन करते हैं, संविधान के विरुद्ध है, तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सके। इस प्रकार न्यायपालिका संविधान का जो है संरक्षण है। तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। अगर उसको लगता है कि कोई कानून ऐसा बना दिया है कि जिसके तहत जो है वो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, लोगों के खिलाफ जा रहा है, तो वो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, वो जीरो घोषित कर सकता है। इसी को ही जो हम न्यायिक रिव्यू बोलते हैं। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान ने जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति के भेदभाव के बिना 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार दिया। यह एक ऐतिहासिक प्रयोग था, क्योंकि भारत जैसे विशाल एवं निरक्षर देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करना एक साहसिक कदम था। पहले ये 21 साल की एज थी, लेकिन बाद में इसको जो है घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये सभी के लिए है, कोई किसी को नहीं रोका जाएगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वही वो औरत हो, चाहे मर्द है, चाहे किसी भी जाति धर्म का है, वो सबके पास जो है अपना एक मताधिकार है। अगला आपातकालीन प्रावधान, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था। आपातकालीन प्रावधान 352 जो है, 356 की हम बात करते हैं, 360 की हम बात करते हैं। तो ये जो है आपातकालीन जो है प्रावधान है। 352 के तहत मैंने बताया था, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, तो 352 लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 के तहत अगर कोई राज्य सरकार अपना काम अच्छे संविधान के हिसाब से ना कर रही हो, कानून के हिसाब से ना कर रही हो, तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे 356 लगाया जा सकता है। ये बहुत बार लगी हैं, लेकिन जो 360 है वो आज तक नहीं लगी है। ये एक फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी होती है, हितापातकाल होता है। मान लिया कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, तो उसमें जो है ये 360 लगाई जा सकती है। ये किसी राज्य के मतलब देश में किसी एक कोने में, एक जगह पे भी लगाया जा सकती है, किसी एक स्टेट में, 2 स्टेट में, या पूरे देश में भी लगाया जा सकती है। ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो संविधान का जो 42वां संशोधन था 1976, उसमें धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द जो है इसमें जोड़ा गया था। भारत का कोई राज्य का मतलब कि सरकार का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों के प्रति जो है न्यूट्रल रहेगा, तटस्थ रहेगा, लेकिन धर्मों की रक्षा जरूर करेगा। भाई कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है या अपने धर्म की बात कर रहा है, कोई दूसरे धर्म का आदमी जो है उसमें इंटरफियर करता है या उसको रोकने की कोशिश करता है या उसको बेइज्जत करने की कोशिश करता है, तो फिर सरकार जो है वहाँ खड़ी हो जाएगी। भाई आप किसी दूसरे धर्म की आप बेइज्जती नहीं कर सकते। इसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचारित करने की स्वतंत्रता, बशर्ते वह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को भंग ना करे। बिल्कुल सही बात है ये, कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते। जहाँ दूसरे धर्म की शुरुआत हो जाती है उसमें आप दखलंदाजी करते हो, तो इसका मतलब उस धर्म में दखलंदाजी, तो वहाँ जो है कानून फिर वो अपना काम करेगा। फिर अगला इसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जिस देश का जो प्रमुख है, जो चुना जाता है, जैसे हमारे देश का जो प्रमुख है, हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को हम चुनते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली चुनते हैं, क्योंकि क्या है कि जो एमएलए, जो एमपी हैं, वो हमारे बिहाफ पे हम एमपी एमएलए को चुनते हैं और एमपी एमएलए जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अल्टीमेटली क्या, इनडायरेक्टली हम ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। जो जिस देश का जो हेड है, वो जो चुना जाता है, इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, तो उसको हम गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। गण का मतलब जो नागरिक हैं उसी को हम बोलेंगे, तो वो अपने जो है अपने हेड को जो चुनता है उसी को हम तो हमारे देश में गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था है। और आगे है स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक दर्जा। मैंने अभी बताया था 73rd जो है पंचायती राज से संबंधित है और 74th जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये क्या है कि सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने जो है और सभी सरकारों ने मिलकर के, जो राज्य सरकार, क्योंकि उस संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो ये एक मेजर जो इसमें अमेंडमेंट था कि भाई पंचायतों को भी शक्तियां दी जाएं, उनको एरिया सब्जेक्ट्स दिए जाएं, डिपार्टमेंट्स दिए जाएं, जैसे कि एजुकेशन है या हेल्थ है या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं इनको दिए गए। जैसे 18 डिपार्टमेंट दिए गए म्यूनसिपैलिटी को, 29 डिपार्टमेंट्स दिए गए पंचायती राज को, ताकि वो काम जो है अपना लोकल लेवल पे बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं
क्योंकि हर प्रॉब्लम को जो है प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर नहीं समझ सकता, ना ही आके सोल्व कर सकता है। तो इसीलिए क्या कि पंचायतों को, म्यूनसिपैलिटी को पावर्स दे दी गई। वह अपने लेवल, लोकल लेवल पे जो आप काम कर सकते हो, सफाई की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, या एग्रीकल्चर को लेकर के, या स्कूल की है, एजुकेशन की है, तो आप अपने लेवल पे वो काम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं या तो उसके लिए फिर क्या है कि ऊपर वाला जो मैकेनिज्म है, जो चीफ मिनिस्टर है या फिर और दूसरे बड़े अधिकारी हैं, वो काम करेंगे। तो संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि स्थानीय सरकार को जो है इसमें एम्पावर किया गया है। तो स्टार्टिंग में जो इसका आर्टिकल 40 था, जो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, जो उसमें से ये जो है ये लिया गया है। ठीक है। अगला है दल बदल विरोधी कानून। ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून व्यवस्था की गई है कि मतलब अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी जो है जाकर के ज्वाइन करता है, तो उसकी जो है सदस्यता एमएलएशिप की और एमपीशिप की जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उससे सदस्यता। लेकिन इसमें एक चीज़ और दी गई है कि 2/3, लगभग 2/3 जो है एमपी एमएलए किसी पार्टी के छोड़ करके जाते हैं, तब वो जो है सदस्यता जो है वो रद्द नहीं होगी। लेकिन फिर भी इसमें अगर कोई पिटिशन या कोई इसमें कोई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना चाहता है, तो वो उसमें जा सकता है कि भाई कोई आदमी जो है वो पार्टी छोड़ के गया है, एमपी एमएलए छोड़ के गया है, या 2/3 जो है वो छोड़ के गए हैं, उन पे जो है वो कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो उसकी सुनवाई होती है। तो ये भी एक कानून बनाया गया था ताकि क्या है कि भाई एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या एक लोकतंत्र की व्यवस्था, ऐसा नहीं कि भाई आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसकी आइडियोलॉजी के साथ, उसकी जो विचारधारा है उसके साथ लोगों को आपने समझाया कि मैं इस विचारधारा के साथ चलूँगा, और एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़के फिर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो ये जो है लोगों के साथ एक खिलवाड़ सा हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये दल बदल विरोधी जो है कानून बनाया गया था। फिर उसके बाद सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण के प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 17 में जो है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात की गई है। और आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के जो माध्यम से सामाजिक एवं ऐतिहासिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो मतलब इसमें क्या है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है क्योंकि जो हज़ारों सालों से, सदियों से जो है जो एक बिल्कुल समाज की जो मुख्य धारा में लोग नहीं रहे थे, उनको आगे लाने के लिए, चाहे बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल इवन के शेड्यूल कास्ट है, या फिर महिलाएं भी हैं जो बहुत पीछे रही हैं। अगर आप 60-70 साल, 80 साल पहले देखोगे तो महिलाओं की क्या पोजीशन थी, शेड्यूल कास्ट की क्या पोजीशन थी, तो उनको रिजर्वेशन के माध्यम से जो है उनको ये कोशिश की गई कि वो समाज की जो है वो मुख्य धारा में आ जाएं, नौकरियों में आ जाएं, अपना बिजनेस भी कर सकें। ठीक है ना। तो ये भी इसमें एक व्यवस्था की गई संविधान के तहत। फिर उसके बाद है 19वां जो इसका पॉइंट है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, मतलब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो संविधान का भाग 15 है, अनुच्छेद 324 से 329 के तहत जो एक स्वतंत्र जो है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। पहले तो ये एक इसमें सिर्फ एक ही जो है वो इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, अब जो इसमें 2 हैं, मतलब कि 2 रोल दिए हैं इसमें जो असिस्टेंट है, तो ये 3 हो गए टोटल। ठीक है ना। तो ये इनका काम, ये किसी के कंट्रोल में काम नहीं करते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, किसी भी अधिकारी का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये संविधान से अपनी पावर लेता है और इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर काम करता है, ताकि लोगों का विश्वास जो है लोकतंत्र में, सरकार में, संविधान में और इलेक्शन कमीशन में जो है वो विश्वास बना रहे। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद लास्ट वन है जो 20वां इसका पॉइंट है, राजभाषा और भाषाई नीति, अनुच्छेद 343, 351। अपनी विविध भाषाओं के कारण भारत ने एक अद्वितीय भाषाई संवैधानिक ढांचा बनाया है। हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा 343। देखो, हिंदी की हम बात करें तो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है, ये याद ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। लेकिन अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए एक संक्रमणकालीन भाषा के रूप में बनाए रखा है। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट थे, कि भाई सारे इंग्लिश में ही काम होता था, एकदम उसको बंद कर देंगे तो जो है कार्य प्रणाली जो है बाधित होती है। तो इसके लिए 15 साल का जो है इसमें जो है वो लगभग टाइम दिया गया था। लेकिन अब भी वो इंग्लिश ही चल रही है, लेकिन बहुत सारी कोशिशें हैं कि हिंदी में भी बहुत ज़्यादा अब जो है काम होने लगा है। वेबसाइट्स भी हिंदी में आ जाती हैं, बहुत सारी कार्य प्रणाली हिंदी के माध्यम से हो भी रही है।
तो और इसके साथ इसमें जो है संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को जो है वो इसमें मान्यता दी गई है। तो भाषा को लेकर के भी जो है संविधान में बहुत अच्छे जो है प्रावधान किए गए हैं। तो लगभग ये बहुत सारी जो संविधान से संबंधित मैंने आपको विशेषताएं बताई और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक लगी होंगी। अगर कोई और बात आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।